नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षा में बच्चों हमने पढ़ाया था आप लोगों को परिवहन एवं संचार। परिवहन संचार का यह दूसरा क्लास है और आखिरी क्लास है परिवहन संचार का। मैं बता दूं बच्चों कि परिवहन संचार जो है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक न एक आपको आते ही आते हैं, इसलिए परिवहन एवं संचार पर विशेष ध्यान देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आएंगे आपको, ठीक है। तो पिछली कक्षा में मैंने दिखाया था परिवहन की परिभाषा विस्तार से बताया था, फिर संचार की परिभाषा बताया था। मुख्य रूप से जो परीक्षा में आता है आपका क्वेश्चन वो परिवहन से आता है। संचार से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन संचार को फिर भी हम लोगों को समझना है, क्योंकि आम जीवन में अभी हम लोग संचार से काफ़ी ये रखते हैं, आप तालमेल रखे हुए हैं। संचार तो कोरोना काल में संचार ही हम लोगों का एक साधन रहा आपस में बात करने का। मतलब मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, उससे हम लोग संचार से ही जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आज जो कोर्स बताऊंगा बच्चों आज इंटरमीडिएट का, इसमें सब इंटरमीडिएट के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं मैं और महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। पूरा चैप्टर मैं ब्रीफ विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूं एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। और आप लोगों का एग्जाम का शेड्यूल भी निकल गया है 2022 के लिए, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लें एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में मैं क्या पढ़ाया था आप लोगों को? परिवहन पढ़ाया था, फिर स्थल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल मार्ग परिवहन। इसको विस्तार पूर्वक इसमें हमने प्रश्न दिया था, जो भी क्वेश्चन आ रहा था ऑब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय वो सब हमने इसमें दिया था। आज की कक्षा में हम लोग क्या देखेंगे? जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, संचार, और जो आखिरी में महत्वपूर्ण प्रश्न मैं फिर से दूंगा इसमें, और साथ में कुछ प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय उसका आंसर भी मैं बताता जाऊंगा, उत्तर भी आप लोगों को बताता जाऊंगा। परिवहन के विधाएं, साधन जो कि हमने बांटा था इसे पिछली कक्षा में, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। पिछली कक्षा में हमने यही बांटा था। परिवहन की विधाओं में साधन जो है, विधाएं या साधन, मैंने कहा था कि शब्दों के जाल में ना फंसे, विधाएं भी आ सकता है और साधन भी आ सकता है। जो बच्चे नहीं देखे हैं मेरी क्लास पिछली, देख लेंगे यूट्यूब में जाकर। तो स्थल परिवहन हमने देखा कि स्थल मार्ग से जो भी परिवहन हो रहा है उसे स्थल परिवहन कहें। जो जल मार्ग से जो परिवहन हो रहा है उसे जल परिवहन हम लोग कहे थे। वायु परिवहन में जो वायु मार्ग से परिवहन हो रहा है उसे वायु परिवहन, और जो पाइपलाइन परिवहन था वो पाइप के जरिए जो परिवहन हो रहा था वो पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन में मुख्य रूप से तेल, तरल पदार्थ, तरल अवस्था में गैस और जल इत्यादि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका परिवहन किया जाता है पाइपलाइन परिवहन में। आज हम लोग देखेंगे जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आंतरिक जल परिवहन, अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन। अब समझ लो इसको, आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। आंतरिक किसी देश के अंदर, ठीक है, स्थल खंड में, नदी में, झील में, नहरों में जब हम नौका से या छोटा मोटा जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उसे आंतरिक जल मार्ग कहते हैं। आंतरिक जल मार्ग, ठीक है। आंतरिक जल मार्ग समझ रहे हो ना? देश के अंदर में, ठीक है, स्थल खंड पर नदी, तालाब, नहर इत्यादि में जब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उसे क्या कह दिए? आंतरिक जल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग किसको कहते हैं? ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग में समुद्र पर हम लोग परिवहन करते हैं, समुद्र पर, और वहां एक देश से दूसरे देश हम लोग जब यात्रा करते हैं तो आंतरिक जल मार्ग, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग देखो वायु से भी हम लोग जाते हैं, लेकिन वो हो गया अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग हो गया, यहां पर अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग हो गया, ठीक है। तो आंतरिक जल मार्ग का उदाहरण नदी, झील, नहरें। देखो यहां पर जो ये छोटा सा पिक्चर हम दिखा रहे हैं, इसमें लोग नाव पर सवार होकर हाथ से नाव खेपा जा रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर छोटा सा जहाज भी हो सकता था, बड़ा जहाज नदियों में नहीं आ सकता, बड़ा बड़ा जहाज समुद्रों में आता है, ठीक है।
यहां दूसरी पिक्चर में हम दिखा रहे हैं कि महासागर में बड़े बड़े जहाज तैर रहे हैं। यहां पर छोटा जहाज, छोटा नदी नाव जो है यहां पर खो जाएगा, या फिर कहो कि नाव से यात्रा महासागरों में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए जल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पे प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे कि जल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसे याद कर लो। जल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि किस कारक के कारण, किस कारण जो है कारक, कारण किस कारण जो है जल मार्ग पर यातायात किया जा सकता है या बाधित हो सकता है जल मार्ग। ठीक है, तो उस कारण को हम लोगों को जानना है ना। तो कारक क्या है नदियों पर? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि नदी में पानी होना चाहिए, है ना। फल्गु नदी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो वो जल मार्ग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग उस पर पैदल यात्रा करते हैं। एक नदी को हम लोग, फल्गु नदी को एक इधर इस पार से उस पार पैदल चले जाते हैं, तो वो जल मार्ग, जल बहुत जरूरी है किसी भी जल मार्ग के लिए। तो जल में क्या होना चाहिए? गहराई होना चाहिए। जल एक सामान्य अवस्था में होनी चाहिए ताकि नाव उसमें उतर जाए, छोटी सी जहाज उतर जाए और उसमें वो चले। ठीक है, तो वहां जल की प्रधानता है। ठीक है, याद रहे, कारक में पहला कारक हो गया जल में प्रधानता होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि नदी में हिम नहीं जमा, हिम मीन्स बर्फ। ठीक है, बर्फ यानी पानी जो है बर्फ अवस्था में ना हो, हिम नहीं जमा हो, तब वो वही एक फैक्टर है। हिम नहीं जमा होना चाहिए। नदियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे नदी सीधा है, वहां एक झरना अगर जो आ गया तो वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। झरना आ गया तो नाव पलट जाएगा, जहाज पलट जाएगा, है ना। अगर जो चट्टान आ गया बीच में नदी में तो वो नाव को तोड़ देगा, बाधित कर देगा, या जहाज को भी तोड़ सकता है या पलट सकता है या गिरा सकता है। ठीक है, तो यहां पे नदी में किसी तरह का बाधा नहीं होना चाहिए। तीसरा अगला पॉइंट जो है जनसंख्या। नदी में हम लोग या नहरों में हम लोग यात्रा क्यों करेंगे? एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, ठीक है, या फिर एक औद्योगिक नगर से बाजार मार्केट के जाने के लिए, है ना। तो हम लोग वहीं जाएंगे जहां जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या अधिक होगी तो जल मार्ग अधिक प्रभावित होगा। यह याद रखेंगे, जल मार्ग बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद नदी का बहाव धीमा होना चाहिए, तेज नहीं होना चाहिए। अगर जो नदी इस पिक्चर में देख रहे हैं, नदी बहुत तेज बहाव रखे हुए है तो नाव जो है पलट सकता है, गिर सकता है, या नाव जो है सही दिशा में नहीं चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है नदियों में मोड़ नहीं होना चाहिए। देखो एक नदी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, ये नदी में कुछ ज्यादा मोड़ है, या कोई कोई नदी जो होता है बिल्कुल इस तरह से गोल घुमा हुआ रहता है, उसको गोखुर झील कहते हैं, गोखुर नदी कहते हैं, जो कि बाद में गोखुर झील बन जाता है ना। तो सर्पिलाकार नदियों में यात्रा करना कष्टकारी है क्योंकि वो समय ज्यादा लेगा। हमें यहां से यहां जाना है तो सीधा रास्ता ये है, नदी क्या करेगा, हमें घुमा के यहां लाएगा। ठीक है, तो नदियों में मोड़ अधिक ना हो, सीधा नदी हो। ठीक है, नहीं तो फिर हमें इसे काट कर बनाना पड़ता है। तीसरा अगला पॉइंट जो है, नदियों में रेत नहीं होना चाहिए। इस पिक्चर में देखो, ये पिक्चर जो दिखा रहा है कि नदी में रेत जमा होने के कारण, नदी के बीच में रेत जमा होने के कारण नदी छिछला हो गया। जहां नदी छिछला हो जाएगा वहां पर नाव नहीं चल पाएगा बच्चों। क्यों? बार बार नाव चलने में बाधित होगा। ठीक है, बाधाएं उत्पन्न होगी। अगला पॉइंट जो है जल परिवहन के लाभ। ठीक है, यहां पर भी फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, जल परिवहन के लाभ क्या है। ठीक है, तो जल परिवहन का जो लाभ है उसको यहां आपको लिखना है। जल परिवहन का पहला लाभ है ये जो है प्राकृतिक द्वारा निर्मित होने के कारण इसके रख रखाव में किसी तरह का कोई खर्च नहीं आता। जैसे सड़क हमें बनाना पड़ता है, प्राकृतिक तो सड़क दिया नहीं है। रेलवे ट्रैक हमें बनाना पड़ता है, मानव बनाता है, तो उसको बनाने में जो काफी खर्च आ रहा है। ठीक है, बनाने के बाद खर्च आ रहा है, खर्च के बाद उसके बाद बनाने के बाद उसका फिर रख रखाव में खर्च आ रहा है। सड़क देख रहे हो, हर एक साल वो टूट रहा है, कहीं गड्ढा हो जा रहा है, कहीं सड़क धंस जा रहा है, कहीं पे टूटते जा रहा है।
तो क्या हुआ, उसके रख रखाव के लिए बराबर खर्च आ रहा है। लेकिन नदी एक ऐसा प्राकृतिक साधन है, मार्ग है, जिसमें कि न इसको बनाने में खर्च आता है, न इसके रख रखाव में कोई खर्च आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, तो पहला लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ है कि परिवहन, जितने भी अन्य साधन है परिवहन के, उसमें जल परिवहन सबसे सस्ता है। ठीक है, ये सबसे सस्ता है। ठीक है, उसके बाद जल परिवहन में ऊर्जा लागत अन्य परिवहनों की सस्ता, इसलिए हमने बताया कि वहां पे ऊर्जा, देखो कोई भी परिवहन, कोई भी यात्रा हम लोग कर रहे हैं, रेल हो या सड़क मार्ग में हो या वायु मार्ग में हो, तो वहां ईंधन की खपत होती है, ऊर्जा उससे संबंधित है, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, तो ईंधन की जो खपत हो रही है, तो इन सबों में सबसे कम हो रही है जल मार्ग में, यानी जहाज में। ठीक है, पानी के जहाज में, या फिर ये कह लो कि बिना ऊर्जा का भी एक मानो एक डंटे के दम पर, एक बांस के ताकत पर नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर चला जाता है, और उस नाव पे नहीं भी तो 50 लोगों को बैठा कर ले जाता है। तो ऊर्जा बहुत कम खपत हो रही है। आप क्या 50 लोगों को साइकिल पे बैठा के, मोटरसाइकिल पे या बस पे बैठा के धक्का लगा के चल जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, 50 लोगों को नहीं ले जा सकते हम लोग। या फिर प्लेन जो है बिना ईंधन का, या ट्रेन बिना ईंधन का नहीं चलेगा। तो उस अनुसार हम लोग देखते हैं तो जल परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन है, और इसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती है, वो मानवीय ऊर्जा लग जाए या फिर किसी तरह का प्राकृतिक ईंधन का खर्च हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। जल परिवहन में छोटे आकार से लेकर बड़ा आकार का जल संचालन, जल जो है जलयानों का संचालन किया जाता है। जैसे कि एक बड़ा सा, ये देख रहे हो, शिप है जो कि महासागरों में चल रहा है। ठीक है, टाइटैनिक जहाज का नाम सुने होंगे, वो बहुत बड़ा जहाज था जो कि डूब गया। उसके बाद ये देख रहे हो, छोटा सा एक नाव भी है जो एक आदमी बैठ के इसे खेप सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। ठीक है, तो जल परिवहन में यह जरूरी नहीं है कि बड़ा से बड़ा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो जल परिवहन का ये लाभ हम लोग लिख देंगे। अगला पॉइंट है विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की एक बहुत बड़ी संभावना है। इस पॉइंट को आप समझ लो, जब समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो और समझ लो। ठीक है, मानचित्र के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे कि विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। ठीक है, यहां प्रश्न क्या आएगा, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग का उल्लेख कीजिए तथा इनके भौगोलिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो यहां पे समुद्री मार्ग का उल्लेख करना है, उसका भौगोलिक मूल्यांकन क्या है, वो किस जगह पे है विश्व में, कहां से कहां वो जा रहा है, बस वही हो गया भौगोलिक मूल्यांकन उसका। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक चीज और बता दे बच्चों कि प्रश्न जो आप का उत्तर जो लिख रहे हो उसमें इस तरह से जरूर लिखोगे पॉइंट बनाकर, इससे जो है एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है और अच्छे से अच्छा अंक देता है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट बनाकर जरूर लिखना इस तरह से। और तो यहां पर क्या है, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग का उल्लेख कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे विश्व के निम्नलिखित 5 प्रमुख समुद्री मार्ग है। समुद्री मार्ग तो बहुत सारा है, लेकिन प्रमुख की बात कर रहा है जो, तो ये 5 हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक, देखो ये यहां पर विश्व का मानचित्र हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां पर है ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, सॉरी, यहां पर अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और यहां पर हिंद महासागर है। तो कंफ्यूज नहीं करोगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो ये अटलांटिक महासागर में उत्तरी की बात हो रही है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। तो भूमध्य सागर यहां पे है और हिंद महासागर यहां पे है, तो इस मार्ग की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। तो उत्तमाशा अंतरिक्ष याद रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके दक्षिण में उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थित है।
ठीक है। तीसरा है, चौथा जो है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक है। यहां पर तो अटलांटिक था, अब आ जाओ प्रशांत में, तो प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में जो है उसको कहते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक है। उसके बाद कहता है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, तो प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग को दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक है। तो यहां पर बस यही 5 जो है आपके महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं। इसे आप देख लोगे मैप में 2-3 बार तो हम समझते हैं कि आपको याद हो जाएगा। अटलांटिक महासागर याद है, प्रशांत महासागर याद है, हिंद महासागर याद है, तो उत्तरी दक्षिणी लगा दो, उसमें हो गया याद 5 पॉइंट, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या लिखेंगे, विश्व का जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है वो उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मिलता है। तो ऐसे भी हम लोग जब ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में अधिकांश जो स्थल भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में, ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जहां पर स्थल खंड रहेगा, हमने क्या अभी बात किया कि इसका कारक है, जहां जनसंख्या है वहीं पर हम लोग यात्रा करेंगे जलमार्ग से। तो जलमार्ग स्थल खंड सारे देश उत्तरी गोलार्ध में अधिक संख्या में है, तो उत्तरी गोलार्ध में यह बहुत ज्यादा विकसित है जलमार्ग। और उसके बाद भी उत्तरी गोलार्ध में मध्य अक्षांश में, यानी कि हम लोग कहेंगे कि कर्क रेखा के आसपास जो है उत्तर दक्षिण, वहां पर बहुत ज्यादा यह जलमार्ग विकसित है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका का मध्य जो है विश्व का 40% व्यापार होता है यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका, ये जो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये है पश्चिमी यूरोप। इसके बीच में जो जलमार्ग का परिवहन है वो पूरे विश्व का 40%, 1/4 भाग व्यापार और 40% परिवहन और व्यापार दोनों मिलाकर यहां पर जलमार्ग का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखो, ये हमने 5 भागों में विभाजित किया था, 1 2 3 4 5। अब हर एक पॉइंट में हम लोग इसका जो है भौगोलिक महत्व और इसका मूल्यांकन करेंगे कि ये रास्ता कहां से कहां जा रहा है। तो सबसे पहला उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, हमने क्या कहा था, उत्तरी अटलांटिक, देखो ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। हम यहां क्या लिखे हैं वो आपको लिखना है पिक्चर को देखकर समझते हुए, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में ये देखो नॉर्थ अटलांटिक महासागर, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक, ये देखो यूरोप का पश्चिमी भाग और ये अमेरिका का पूर्वी भाग। इन दोनों के बीच में दोनों जगह इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, उद्योग बहुत ज्यादा है, तो यहां पर जो है व्यापार बहुत ज्यादा है, ठीक है। विकसित देश है दोनों, तो व्यापार बहुत ज्यादा है। व्यापार और जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर और ज्यादा परिवहन भी हो रहा है। आम लोग जनता भी जो है जलमार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के बीच में यह जलमार्ग जोड़ रहा है एक दूसरे को। फिर लिखेंगे कि यह विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, ठीक है। उसके बाद जो है विश्व का विदेशी व्यापार में 1/4, अभी हमने बताया था कि 1/4 भाग जो है यहाँ पर व्यापार किया जा रहा है। अब परिवहन में कितना हो रहा है, व्यापार और यात्रा मिला देंगे तो 40% पूरे विश्व का, ठीक है, जलमार्ग का उपयोग हो रहा है। उसके बाद कुछ याद कर लेना बच्चों कि बृहद ट्रंक मार्ग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग भी इसे कहा जाता है। अब जो है इसका, इस दोनों महाद्वीपों में प्रमुख बंदरगाह याद कर लेना। यह जरूरी नहीं है कि जितना हम यहां लिखे सब के सब याद कर लो, 2 4 5 जो भी याद हो जाए आसानी से उसे याद कर लो, एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी यूरोप के मुख्य बंदरगाह, पश्चिमी यूरोप ये है जहां पे आपको लंदन भी है, ठीक है। तो लंदन एक पहला पर बंदरगाह हो जाता है। तो पश्चिमी यूरोप का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है, ग्लासगो, लिवरपूल, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, लंदन, रॉटरडम, मतलब जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लो। उसके बाद अमेरिका में आ जाओगे, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है प्रमुख बंदरगाह उसको याद कर लोगे, क्यूबेक, ठीक है, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, सेंट जॉन, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑर्लियंस,
ये आप याद कर लो, 2 4 5 जो भी याद हो जाए उसको लिखना जरूर कि बंदरगाह फलाना फलाना यहाँ पाया जाता है। और इस पिक्चर को 1-2 बार आप देखोगे एटलस में, या फिर हमने जो यहाँ पर दिया है इस वीडियो को 1-2 बार रोक रोक के देखोगे, इस पिक्चर को समझोगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलमार्ग जो है वो कहां से कहां कैसे कैसे मिला रहा है। नेक्स्ट जो है, एग्जाम में आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है आपको, ठीक है, इसका उत्तर लिख दो, क्योंकि वर्ल्ड का मैप बनाना बहुत ही कठिन है। भूमध्य सागर, हिंद महासागर, ये समुद्री मार्ग, ठीक है। ये देखो आपको अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया, ये यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यहां पर जो है ये जो निशान है ये भूमध्य सागर है, ठीक है। यहां से यात्रा पहले इस तरह की जाती थी, ठीक है। यूरोप से, इंग्लैंड से या यूरोप के कोई भी देश जब भारत आना चाहता था या दक्षिण पूर्वी एशिया में आना चाहता था, तो वो इस तरह से घूमते हुए पूरा अफ्रीका महाद्वीप को पूरा घूमते हुए फिर वो भारत आता था। लेकिन स्वेज नहर के निर्माण से भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर के निर्माण से जो है ये यात्रा फिर नजदीक हो गई और यहीं से यहां आने लगी, ठीक है। तो यहां पर भूमध्य सागर लाल सागर के बीच में स्वेज नहर का निर्माण हुआ है, ठीक है, यहां पर आने लगी। तो यही इसी मार्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, न कि इस मार्ग की। हम लोग बात कर रहे हैं स्वेज नहर से होते हुए जो आ रही है हिंद महासागर में, उस मार्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्यों? क्योंकि जो है यूरोप में विकसित देश होने के कारण यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, यहां उत्पाद बहुत ज्यादा हो रहा है और जनसंख्या, मार्केट कहां है, व्यापार कहां करेगा, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी एशिया में, क्योंकि यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मानो ही ना कुछ खरीदेगा, तो यहां पे मानो के वहां पर व्यापार के लिए, मार्केट के लिए भारत हो गया और इधर पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप हो गई। अब जो है यहां लिखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक देश, अभी जो हमने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक देश है, इसलिए यह जो है यूरोप से निकलकर हिंद महासागर की ओर ये आते हैं। इसके महत्वपूर्ण बंदरगाह, पोर्ट साइन, देखो याद कर लेना है, उसमें एक मुंबई भी है, कोलंबो भी है, सिंगापुर भी है, ये सब तो आम है, याद रखोगे कि मुंबई इसी क्षेत्र में है, कोलंबो श्रीलंका, सिंगापुर। स्वेज नहर के निर्माण के बाद अभी अभी हमने बताया कि पहले जो है यूरोपवासी पूरा अफ्रीका महाद्वीप को घूमकर यहां पर हिंद महासागर के देशों के आसपास पहुंचता था, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण से यह दूरी जो है 6400 किलोमीटर कम हो गई, 6400 किलोमीटर यह दूरी कम हो गई। अगला जो है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। उत्तमाशा अंतरिक्ष जो है केप ऑफ गुड्स होप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप, ये देख रहे हो जो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को कहते हैं, ठीक है, उत्तमाशा अंतरिक्ष, ठीक है, उत्तमाशा अंतरिक्ष। अब उत्तमाशा अंतरिक्ष क्या है, तो यूरोप जो भी है सो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, वहीं से यात्रा शुरू हो रही है, वहीं पे यात्रा खत्म हो रही है, क्योंकि वो एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, वहां पर व्यापार के लिए वहां पर जो है बहुत सारा उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, वहां से वो विदेशी वहां से निकल रहे हैं यूरोपवासी या अमेरिकन और सीधे आपके जनसंख्या वाले क्षेत्र में जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। उसी व्यापार करने के क्रम में जो है भारत गुलाम हो गया था, पता है ना। तो यहां पर जो है यूरोप अब जो है यहां पर उत्तमाशा अंतरिक्ष पर आकर व्यापार करता है। तो क्या कह रहा है, यह सागरीय मार्ग पश्चिमी यूरोप एवं पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे नामक देशों से अटलांटिक सागर से होकर मिलाता है, ठीक है। यहां पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप छूट गया है, थोड़ा सा ब्राजील यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये समुद्री मार्ग यहां पर तो अफ्रीका महाद्वीप में जाता ही है, दक्षिणी अफ्रीका में जाता ही है,
उसके बाद जो है यहाँ से ये ब्राज़ील भी आता है, ठीक है, यहाँ से ये ब्राज़ील आता है, यहीं पर ब्राज़ील के बगल में अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, वो सब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, वहाँ ये इसी से व्यापार करता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह है वो केप टाउन है, लंदन है, रियो डी जेनेरो है, बेलम है तथा मॉन्टेविडियो है, ठीक है। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। उसके बाद उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत, ये प्रशांत महासागर है पूरा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर के उत्तर भाग में हम लोग देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में इधर हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर हो गया एशिया महाद्वीप, ठीक है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप ये जापान है, ये रूस है, यहाँ पर चीन है, इसके नीचे इंडोनेशिया वगैरह है और छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप सब हैं। इधर आपको अलास्का, कनाडा है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो इधर ये आपको है उत्तरी अमेरिका और इधर हो गया एशिया महाद्वीप। तो इसके बीच में जो ये हो रही है जलमार्ग, व्यापार, परिवहन, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है, इसमें जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और पूर्वी एशिया का दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों को ये जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर व्यापार हो रहा है। कौन कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? वैंकूवर है, सिएटल है, पोर्टलैंड है, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को है, योकोहामा है, कोबे है, संघाई है, हांगकांग है, ये सब चीन का है भाग, ठीक है, ये चीन का बंदरगाह है। उसके बाद मनीला है, सिंगापुर है, ये सब बंदरगाह हैं। कुछ बंदरगाह आप याद कर लोगे जो कि 2, 4, 5 भी, तो आपको एग्जाम में आपको एग्जाम में नंबर प्राप्त होगा इससे। अगला जो है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। दक्षिणी प्रशांत, अभी हम लोग उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग की बात कर रहे थे, अब हम लोग दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग की बात करेंगे। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह से अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप तक व्यापार किए जाते हैं इसी मार्ग से। यहीं पर आपको यहाँ पर पनामा नहर है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक पनामा नहर है, इसके विषय में अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यह सागरीय मार्ग पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर के बिखरे, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। उस सब से ये यहाँ पर व्यापार किया जाता है, यहाँ पर परिवहन किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जोड़ता है। यहाँ पर एक होनोलुलु का नाम सुने होंगे, होनोलुलु, यहाँ पर वो एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है, होनोलुलु। अगला जो है पॉइंट बच्चों, यहां पर ये प्रश्न समाप्त हो गया, वो वाला प्रश्न। अब जो है अगला पॉइंट जो है, विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए पनामा नहर ने किस प्रकार योगदान दिया है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपके सिलेबस में 2 नहर प्रमुख हैं, सुएज नहर, पनामा नहर। पिछले वर्ष सुएज नहर से प्रश्न आ चुका है, इस बार बहुत संभावना है कि पनामा नहर से प्रश्न आए, क्योंकि हर एक साल यही देखा जा रहा है, कभी सुएज नहर कभी पनामा नहर। तो यहां पे पनामा नहर से सवाल आएगा कि विश्व व्यापार को बढ़ाने में पनामा नहर ने किस प्रकार योगदान दिया है, या इस पे सीधे लिखेगा कि पनामा नहर पर एक निबंध लिखें, इस तरह भी सवाल आ सकता है, ठीक है। छोटा सा मैप हम यहां पर दिखाए हैं, दक्षिणी, ये 2 मैप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इनके बीच में जो है एक पनामा, इसको मध्य अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। जहां पर पनामा कैनाल है ना बच्चों, वो मध्य अमेरिका कहलाता है, और मध्य अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। तो इसी में एक देश है पनामा, उसी पनामा में पनामा के स्थल खंड को तोड़कर एक नहर बनाया गया है, ठीक है। वो नहर कब बनाया गया था? 1904 से 1914 में। किसने बनाया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 14 में 15 अगस्त को, याद रखना ये डेट बहुत बढ़िया से तुम्हें याद रहेगा, 15 अगस्त को यह नहर चालू किया गया था, 15 अगस्त 1914 को। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे बनाया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस पे काफी दिनों तक
शासन किया। ये कह लो कि 85 वर्षों तक लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका ने शासन किया, इसे अपने कब्जे में रखा। और इधर सन 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पनामा देश को सौंप दिया है। अब पनामा देश का इस पे अपना ये वर्चस्व है, पनामा देश का इस पे अपना हस्तक्षेप है। इस नहर को बनाने में कितनी खर्च आई थी, वो 375 मिलियन डॉलर था। ठीक है, ये सब लिखना, थोड़ा सा लिख देना चाहिए और लिखना ही आपको चाहिए। ये इस नहर के बनने से क्या होता, बनने से क्या हुआ, प्रशांत तट, प्रशांत महासागर है उसमें उपस्थित जितने भी देश हैं उसके तट और अटलांटिक महासागर, ठीक है, इनके तट आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में पनामा और अटलांटिक महासागर में कोलोन बंदरगाह से ये जुड़े हैं। ठीक है, ये बंदरगाह याद रखना, पनामा बंदरगाह और कोलोन। पनामा बंदरगाह प्रशांत महासागर में और कोलोन जो बंदरगाह है वो अटलांटिक महासागर में है। इस नहर की लंबाई लगभग कितनी है, 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसमें जो है इसकी चौड़ाई जो है 90 मीटर चौड़ी है। इसे पार करने में 24 घंटा लगता है। प्रतिदिन इस नहर से 50 जहाजें पार होती है। ठीक है, ये जो है नहर, पनामा नहर का निर्माण कुलवेश पहाड़ी को काटकर हुआ है। ठीक है, कुलवेश पहाड़ी, यहां पर 3 जल बंधक फाटक या लॉक्स निर्मित हैं। जैसे कि हम लोग बांध बनाते हैं ना बच्चों, बांध बनाते हैं किसी नदी को घेरने के लिए, उसी तरह समुद्री जल को घेरने के लिए यहां पर बांध बनाया गया है, लॉक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। ये कौन कौन से लॉक्स हैं, लॉक्स के नाम है गाटुम लॉक्स, पेड्रोमीकर लॉक्स और मिराफ्लॉर्स लॉक्स। ठीक है, 3 लॉक्स हैं। देखो, जल बंधक फाटक जो है पनामा नहर के जल स्तर को नियंत्रित करता है। और जो जहाज जा रहा है, एक चीज बता दें, पनामा नहर में जो जल है वो समुद्री जल स्तर से ऊंचा है। पनामा नहर जो है समुद्री जल स्तर से ऊंचा है, तो करीब 26 मीटर, ये 26 मीटर जहाज को ऊपर नीचे करता है। कैसे करता है, जहाज को उठाकर तो हाथ से ऊपर नीचे करेगा नहीं, या कोई मशीन भी नहीं उतना वजनदार चीज को, तो वो कौन करता है, जल ही। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है कि समुद्री जल के द्वारा इस वहां के जितने भी जहाज हैं उसे ऊपर उठाया जाता है और फिर जो है पनामा नहर में उसे उतारा जाता है, फिर वो पनामा नहर में आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो लॉक्स खुलते जाते हैं, नहर और जहाज जो है उस लॉक्स के अंदर जाते हैं, फिर लॉक्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आता है कि किस नहर में लॉक्स लगे हुए हैं, तो वो पनामा नहर है। अब आते हैं हम लोग पनामा नहर का महत्व तो हम लोग सीधे से जान गए कि पनामा नहर का महत्व आर्थिक बहुत ज्यादा है, व्यापार इस क्षेत्र में हो रहा है। तो दिमाग में रखना कि व्यापार हो रहा है तो अपने आप प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। हम लोग पनामा नहर के विषय में बता दिए, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या लंबाई है, इसमें लॉक्स 3 हैं, और उसके बाद हम लोग का इसमें हम लोगों को लाभ लिखना है। तो लाभ में आर्थिक व्यापार को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो व्यापार कहां कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। ठीक है, पनामा नहर जो था, देखो ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच से यहां से गुजरा है। पहले उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क से, अगर जो न्यूयॉर्क से यहां उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जाना होता था, तो वो पूरा का पूरा ऐसे दक्षिणी अमेरिका को घूम कर लोग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जाते थे। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि देखो इतना दूरी जल मार्ग से घूम कर जाने में इन्हें आसान होता था कि स्थल मार्ग से पूरब से पश्चिम जाने में।
एक तो ऊर्जा कम लगती थी, ठीक है, और दूसरा चीज है कि अधिक से अधिक वजन भार वाला चीज जलयान पर ढोने में आसानी होती थी। और तीसरा चीज है कि ये प्राकृतिक निर्मित जल मार्ग है, यहाँ पर किसी तरह का रख रखाव नहीं है, यहाँ सड़क नहीं बनाना, रेलवे नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पर आपको सड़क रेलवे बनाने की परेशानी थी। तो वो ऐसे घूमकर पूरा दक्षिणी अमेरिका घूमकर फिर जाते थे। अब क्या हुआ, पनामा नहर के बन जाने से वो न्यूयॉर्क से बस ऐसे आए और ऐसे घूम गए। तो ये जो दूरी था वो करीब करीब 13,000 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि दूरी कम हो गई, ठीक है। अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ, ठीक है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ही व्यापार कर रहा था, अपने पश्चिमी भागों में उद्योग बैठा हुए था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में, पूर्वी तटों पर सारा व्यापार हो रहा था, ठीक है, उद्योग बैठा हुआ था। और उससे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग में उद्योग है, और उससे व्यापार करना था इधर अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दक्षिणी ये एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग, पूर्वी भागों में इसे व्यापार करना था। तो वो यहां से घूमकर, यहां से इतना लंबा यात्रा कर कर वो नहीं जा सकता था। तो उसने एक शॉर्टकट निकाला, पनामा को तोड़कर, और सीधे यहां पर घुस गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और छोटे छोटे द्वीप से ये व्यापार करने लगा। या यहां से घुसने के बाद दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भागों में, पश्चिमी तटीय देशों में भी, यहां पर चिली महाद्वीप, चिली देश वगैरह जो है उससे व्यापार करने लगा ये, ठीक है। अब क्या है कि अधिक लाभ किसको हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका को। किससे हो रहा था वो व्यापार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका वगैरह, जापान से। तो हमने क्या कहा कि आप बस मानचित्र याद रखो, ध्यान में रखो, और ये रखो कि लाभ क्या हो रहा है, व्यापार से संबंधित लाभ हो रहा है। व्यापार किसके साथ कर रहा है दक्षिणी अमेरिका, तो वो जितना भी आप नाम याद रख सकते हो, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड, या फिर यूरोप के पश्चिमी पूर्वी भागों में, ठीक है। उसके बाद इसका जो है हमने अभी बताया कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी कितना, 13,000 किलोमीटर कम हो गई पनामा नहर बनने से। ठीक है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, तटीय देशों के बीच का व्यापार बढ़ गया, ये सब हम बता दिए हैं। आप इसको अपना लिख लेना। लेकिन स्वेज नहर की अपेक्षा पनामा नहर का महत्व कम है, ठीक है। स्वेज नहर का जो व्यापार हो रहा है, आपको स्वेज नहर कहां पर है, स्वेज नहर यहां है। और ये जो यूरोप वासी जो व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा घना आबादी है, दक्षिणी या कहो कि दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में, उससे व्यापार बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो व्यापार बहुत ज्यादा है। तो ये जो मार्ग है स्वेज नहर मार्ग, वो बहुत ही व्यस्त मार्ग है, ठीक है, पनामा मार्ग की अपेक्षा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि स्वेज मार्ग की, स्वेज नहर के अपेक्षा पनामा नहर का जो है महत्व कम है, स्वेज नहर की अपेक्षा। तो ये लिख देंगे। उसके बाद कैलिफोर्निया में अब किस तरह का व्यापार हो रहा है यहां पर, तो कैलिफोर्निया से पेट्रोल, चिली से तांबा, चीन से चाय, रेशम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क से मांस, मक्खन, बटर, पनीर, चमड़ा, और पूर्वी अमेरिका से तैयार किया गया माल, कपड़ा, मशीन, दवाइयां इत्यादि जो है एक दूसरे के लिए व्यापार किया जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। ये सब जो है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये अमेरिका ही जो है सभी जगह व्यापार कर रहा, नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी जो है, या फिर यहां से चीन भी जो है, वो भी अपना निर्मित उत्पाद जो है वो अमेरिका को भेज रहा है, ठीक है, इसी मार्ग से। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन से एक सवाल आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाइपलाइन परिवहन की विशेषता एवं उपयोगिता पर उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। तो पाइपलाइन तो हमने हम लोग देखते हैं और देखे भी शुरू में पिक्चर में कि पाइपलाइन के जरिए जो है तरल पदार्थ, जैसे कि तेल, जैसे कि पानी,
जैसे कि द्रवित गैस इत्यादि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन का निर्माण एक बार कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें एक बार देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। ये जो है हमने क्या कहा कि ये तरल गैस इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है। दूसरा, अगला जो है, पाइपलाइन को कहीं भी बिछा दो, समतल जगह पर, पहाड़ों में, पानी में भी, यहां तक कि समुद्रों में घुसाकर भी पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था की गई है। और एक बार जब पाइपलाइन परिवहन बन गया तो उसके रख रखाव में काफी कम खर्च आता है, ठीक है। अब जैसे कि रेलवे लाइन बन गया तो उसको उस पे हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं रेलवे लाइन थोड़ा सा दाएं बाएं घसक ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी हिल गया रेलवे लाइन तो वो एक्सीडेंट होने की उम्मीद होती है। लेकिन पाइपलाइन में नहीं है, थोड़ा सा घसक भी जाएगा तो चलेगा, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो चलेगा। लेकिन पाइपलाइन में दूसरा चीज है कि एक बार पाइपलाइन बन गया तो उसकी जो है ऊर्जा कम, माने बहुत कम खर्च होती है, क्योंकि फोर्स के जरिए ना, दबाव के जरिए किसी भी लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है ना। तो वो जो है खर्च कम हो जाती है, कम लगती है अन्य परिवहन की तुलना में। उसके बाद जो है पाइपलाइन में न्यूनतम ऊर्जा, उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि इसकी परिवहन क्षमता बहुत कम है। उसके बाद पाइपलाइन की सुरक्षा थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि पाइपलाइन की सुरक्षा भी बहुत विशेष होती है, करनी होती है। अगर जो पाइपलाइन पर किसी आतंकवादी का नजर पड़ गया तो वहां से तो तेल निकाल लेगा, वो एक लिंक खोल देगा वहां से पाइपलाइन में एक, और वहां से फिर तेल अपना निकाल कर यूज करने लगेगा। तो वो ध्यान देना होता है उसकी सुरक्षा पे भी। तो वो हो गया आपको विशेषता हो गया। अब पाइपलाइनों का महत्व क्या है, वो तो विशेषता हो गया कि उसकी ये विशेषता है, उसका महत्व क्या है। तो यहां से हम लोग फिर वही बात लिखेंगे कि द्रवित पदार्थ, गैस, द्रव अवस्था में जलों का परिवहन किया जाता है। जो भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसा भी लिक्विड पदार्थ है, परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाया जाता है। अब देखो कैसे, न्यूजीलैंड में तो दूध तक, ठीक है, न्यूजीलैंड एक उदाहरण है कि दूध को, जहां पर दूध मतलब कि फार्म में दूध उत्पादन किया जा रहा है, गाय से दूध दुहा गया और वहां फैक्ट्री में पाइपलाइन के द्वारा भेज दिया जाता है। उत्पादन स्थल से, फार्म से फैक्ट्री तक कैसे भेजा गया, पाइपलाइन के माध्यम से। ये न्यूजीलैंड, देखो हमने कहा को हम तेल बता रहे थे, यहां पर दूध का भी एक उदाहरण आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल परिवहन माल का 17% जो है पाइपलाइन परिवहन से किया जाता है। पाइपलाइनों का उपयोग तेल कुओं से तेल निकालने के बाद तेल शोधनशाला में पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है, और तेल शोधनशाला से उसे बंदरगाहों तक या फिर आम बाजार में पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ संचार पे। संचार से सवाल कम आते हैं, लेकिन संचार से सवाल भी आते हैं, ठीक है। संचार क्या है, हमने पिछले कक्षा में संचार पर विस्तार पूर्वक बताया था कि संचार क्या है, संचार कैसे शुरू हुआ। हमारे धरती पर जब से मानव ने जन्म लिया तो संचार के लिए मानव कम्युनिकेशन, आपस में बात करता था। अब जो है धीरे धीरे कुछ मानव का टोली यहाँ जब एक जगह हो गया, दूसरा ये 10 किलोमीटर के बाद जाकर बस गया, तो वो जो मानव का टोली 10 किलोमीटर बाद है, तो पहले क्या लोग करते थे, यात्रा करके एक संदेश को दूसरे लोग, माने एक आदमी जो है संदेश पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के पास पैदल जाते थे या घोड़सवार जाता था। उसके बाद जो है जानवरों का उपयोग होने लगा, जैसे कि कबूतर वगैरह का, पिछली कक्षा में मैंने पूरा विस्तार से बताया। फिर डाकघर का उपयोग, डाकघर आया तो चिट्ठी पत्री का उपयोग होने लगा। उसके बाद टेलीफोन ने स्थान लिया, जो कि तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान कनेक्टेड होता था और हम लोग उससे बात करते थे। उसके बाद जो बहुत बड़ा क्रांति आया था इसमें, कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से।
उपग्रह जब सैटेलाइट को जब छोड़ा गया ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के परिभ्रमण में, तो सैटेलाइट क्या करने लगा कि एक मतलब कि वो अब बिना तार का बात होने माने किसी मतलब बिना तार का एक वेव, एक तरंग के माध्यम से कम्युनिकेशन संचालित होने लगी, है ना। तो अब जैसे कि हम लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई तार नहीं लगा हुआ है, वो क्या है, एक तरंग से के माध्यम से वो कोई भी संदेश आ रहा है और संदेश जा रहा है, ठीक है। अब जैसे YouTube में हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, ये जो भी आपको YouTube में आप पिक्चर देखोगे, वीडियो देखोगे, तो वो एक तरंग के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। किसके द्वारा, किसके कारण हो रहा है, ये सब कृत्रिम उपग्रहों के कारण हो रहा है। कृत्रिम उपग्रहों को जो है भूमि से करीब करीब 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के ऊपर स्थिर किया जाता है। यहां से देखोगे तो उपग्रह स्थिर रहता है, लेकिन वो पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है वो भी साथ में घूर्णन करते रहता है। कौन, कृत्रिम उपग्रह। यहां पर प्रश्न क्या आएंगे कि साइबर स्पेस किसे कहते हैं, इंटरनेट के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करें। आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे से इसे देख रहे हो, समझ रहे हो कि साइबर स्पेस किसे कहते हैं और इंटरनेट का उपयोग क्या है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसे आप अच्छे से समझ रहे हो तो आप अच्छे से लिख भी सकते हो, फिर भी मैं इसे बता देता हूं। साइबर स्पेस एक काल्पनिक एवं विचार मूलक पर्यावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्कों से संचार संपन्न होता है, ठीक है। साइबर स्पेस वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, तीन W जो होता है, WWW, वो साइबर, ये वर्ल्ड वाइड वेब है जी। जैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है, ठीक है, इंटरनेट से आवृत होती है। साइबर स्पेस किसी भी कार्यालय, वायुयान, जल, कहीं से भी मतलब कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है, मिलाता है, ठीक है। इंटरनेट का लाभ क्या है, इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से किसी भी पते पर हम लोग, किसी के ईमेल पते पर, ठीक है, हम लोग पत्राचार कर लेते हैं ईमेल के माध्यम से। उसके बाद क्या हमें मिलता है, किसी भी पुस्तकालय, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल या कोई भी बड़े बड़े संस्था हो, उसके विषय में हमें इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे YouTube के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे क्लासेस हमें प्राप्त हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर तलाशे जा रहे हैं कि रोजगार बेहतर से बेहतर लोग अब नेट पे तलाश रहे हैं, इंटरनेट पे। उसके बाद इंटरनेट का उपयोग अनुसंधान, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए किया जा रहा है, रिसर्च के लिए किया जा रहा है। तो ये सारे साइबर के इंटरनेट का महत्व है आज के जमाने में, ठीक है। अब जो है बच्चों, इससे संबंधित मैंने जितना चाहा आपको, आप लोगों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर उसका मैं दे दिया हूं। उसके साथ अब जो है कुछ प्रश्न उत्तर जो है मैं यहाँ आपके गृह कार्य में छोड़े जा रहा हूं, जो कि आप इसमें से बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को दे चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं दे दिया हूं, उसको आप देख लेना एक नजर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। उसके बाद आप ये देख रहे हो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पिछली कक्षा में भी हमने दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय बताया था, इस कक्षा में भी मैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय यहां पर बताया हूं, उसे आप देख लेना। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पिछली कक्षा में भी बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बताए थे, इस कक्षा में भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ बताया हूं। इन सभी को आप मिला के एग्जाम पढ़ोगे तो मैं समझता हूं इस अध्याय से कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूट रहा है, ठीक है। फिर भी अगर जो आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ दिया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप YouTube गया गाइडेंस के YouTube चैनल पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। ये सारा नोट्स बच्चों गया गाइडेंस के YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम समाप्त करें।
चलिए ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।